हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फाउंडेशन। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन किया था। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज। इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया अपने स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है। टू इंक्रीज इस स्पीड, इनर्शिया स्पीड नहीं बढ़ाता है, ना ही स्पीड को कम करता है। देखिए, डी एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, ये तो फ्रिक्शन करता है। रे एक्स इनर्शिया का इससे कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। When we talk of a force acting on a body, it usually means, जब हम लोग ऐसे ही किसी फोर्स के बारे में बात करते हैं कि एक बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वो जो फोर्स होता है ना, वो अनबैलेंस्ड फोर्स का बात करते हैं हम लोग। जैसे कोई एक बॉडी है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में है कि इस बॉक्स पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जो 10 न्यूटन का फोर्स होता है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, इधर से कोई इसको बैलेंस नहीं करता है। ठीक है। तो हम लोग यूजुअली अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करते हैं जब हम लोग बात करते हैं कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है। तो नेक्स्ट, अ पैसेंजर इन मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन विच फॉल बिहाइंड हिम, दिस शोज दैट एक्सेलरेशन शो दैट मोशन ऑफ ट्रेन इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म रिटार्डेड अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। देखिए, ये ट्रेन मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक तो आएगा नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि जब आप ट्रेन मूव कर रहा होता है और आप यहाँ पे खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, और जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो थोड़ा देर बाद जो कॉइन है थोड़ा पीछे आकर के गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि ये जो ट्रेन होता है ना, एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, मतलब ट्रेन का स्पीड कंटिन्यू बढ़ते रहता है, जिसकी वजह से ये ट्रेन आगे चला जाता है और ये कॉइन जो है थोड़ा सा पीछे फॉल हो जाता है। सर्कुलर ट्रैक इसका ऑप्शन नहीं होगा। रिटार्डेड मतलब अगर स्पीड कम होता तो ये कॉइन जो है पीछे की ओर नहीं फॉल करता, और यूनिफॉर्म मोशन में भी अगर मूव करता ना, तो भी कॉइन जो है जहाँ पे कॉइन को टॉस करता ना, वहीं पे गिरता है। देखिए, मान लीजिए अगर ये आप हैं ट्रेन में बैठे और यहाँ से आप कॉइन को टॉस किए, और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है ना, तो अंदर का जो एयर है ना, वो भी साथ साथ यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते रहता है। इसीलिए आप जहाँ पे कॉइन को टॉस कीजिएगा ना, कॉइन वहीं पे गिरेगा यूनिफॉर्म मोशन में। नेक्स्ट है, व्हेन हैंगिंग कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। डस्ट पार्टिकल क्यों चला आता है, क्वेश्चन ये किए हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा, इनर्शिया की वजह से। अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स टैंक विथ वाटर इज रनिंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन द ब्रेक आर सडनली अप्लाइड द वाटर इन इट्स टैंक वुड। मान लीजिए कि एक ये टंकी है पानी का, और इसमें पानी भरा हुआ है इतना, और ये जो टंकी है इस तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब आप अचानक से ब्रेक लीजिएगा, मान लीजिए ये कोई कार के ऊपर है, और एक कार पे जब आप अचानक से ब्रेक लीजिएगा, तो ये कार तुरंत रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आने लगेगा, और कार से जो है नीचे वाला जो पोर्शन सटा हुआ है टंकी का, और ये जो टंकी में जो नीचे पानी है, ये सारा रेस्ट में चला आएगा, पर ऊपर जो पानी रहेगा ना, ये मोशन में ही रहेगा लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। जिसकी वजह से क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये इस तरह हो जाएगा, पानी इसमें इस तरह जाने लगेगा, इस तरह। यहाँ पे राइज अपवर्ड हो जाएगा ऑप्शन, इस तरह आगे राइज कर जाएगा। सॉरी, राइज अपवर्ड नहीं होगा, मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव कर जाएगा ना। अपवर्ड का मतलब हो जाता है कि अगर ये पानी है ना, तो ये ऊपर की ओर ऐसे मूव करेगा, तो वैसे तो मूव करेगा नहीं। अगर ब्रेक लेने पे ना, ये पानी जो है इधर से इधर जाने लगेगा, ऐसे जाने लगेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मूव फॉरवर्ड। कहाँ गया ये? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ वी रिलीज अ मैग्नेट हेल्ड इन आवर हैंड, इट फॉल्स टू द ग्राउंड, द फोर्स विच मेक्स द मैग्नेट फॉल डाउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसी भी चीज़ को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो नीचे की तरफ गिर जाता है, वो क्यों होता है? कोई भी चीज़ नीचे गिरता है ग्रेविटी के कारण। तो ऑप्शन में बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और मस्कुलर फोर्स है। मस्कुलर फोर्स तो आंसर होगा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स भी आंसर नहीं होगा, बैलेंस्ड फोर्स भी नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स की वजह से मोशन होता नहीं है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। जो ग्रेविटी इस पे लगता है ना, वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, वो सिर्फ अकेला है। मतलब जब कोई बॉडी ड्रॉप ऐसे किए ना आप, तो इस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो कि इसको
पुल डाउन करता है, इसको कोई बैलेंस करने के लिए ऊपर फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तो इसीलिए ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करेगा, स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करेगा, शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा। मोमेंटम खुद मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। व्हेन अ रबर बलून हेल्ड बिटवीन द हैंड इज प्रेस्ड इट्स शेप चेंज। जब बैलून को हम हाथ में पकड़ करके दोनों तरफ से प्रेस करते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है। तो शेप चेंज क्यों होता है? बैलेंस फोर्स की वजह से। बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन बैलून, फर्स्ट ऑप्शन होगा। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे है नहीं। अनबैलेंस फोर्स जो है शेप चेंज नहीं करता, हम लोगों ने पढ़ा था। अनबैलेंस फोर्स जो है वो स्पीड को बढ़ाता है या फिर कम करता है, या फिर ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला देता है, या फिर डायरेक्शन चेंज करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी भी चीज़ को अपने तरफ, अर्थ जो है अपने तरफ पुल करता है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बलून। बैलेंस फोर्स शेप चेंज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय एन अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या नहीं कर सकता? अभी हम लोगों ने इसमें देखा अनबैलेंस फोर्स जो है शेप चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन स्पीड, स्पीड चेंज कर सकता है अनबैलेंस फोर्स। डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट भी चेंज कर सकता है, मोशन में ला सकता है उसको, पर शेप चेंज नहीं कर सकता। बी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन है, अ प्लास्टिक बॉल एंड अ क्ले बॉल of equal masses traveling in a same direction with equal speed strike against a vertical wall. From which ball does the wall receive a great amount of momentum? देखिए मोमेंटम क्या होता है? P मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम के लिए क्या चाहिए? मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मास क्या है, दोनों का इक्वल है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। मास जो है दोनों का इक्वल है, इक्वल मास है, ठीक है। और वेलोसिटी देखते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी दोनों का इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल वेलोसिटी है, ठीक है। तो जब मास दोनों का सेम है, वेलोसिटी दोनों का सेम है, तो मोमेंटम भी क्या होगा? दोनों केस में सेम ही होगा। यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच बॉल डज द वॉल रिसीव अ ग्रेटर मोमेंटम। तो दोनों बॉल से सेम इक्वल मोमेंटम वॉल जो है रिसीव करेगा। A moving bicycle comes to rest after some time if you stop pedaling it, but Newton's first law of motion says that a moving body should continue to move forever unless some external force act on it. How do you explain the bicycle case? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब आप पैडलिंग करना बंद कर देते हैं साइकिल में, तो साइकिल क्या होता है, कुछ देर बाद जाकर के रुक जाता है। पर न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उसी तरह हमेशा मूव करता रहेगा। पर साइकिल रुक जाता है। तो साइकिल क्यों रुक जाता है? इसका आंसर ये है कि हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में कि साइकिल पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगते रहता है, ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस भी लगते रहता है। तो अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता साइकिल पे ना, तो साइकिल हमेशा फॉरएवर उसी स्पीड से मूव करते रहता है स्ट्रेट लाइन में। हाउ डू यू एक्सप्लेन द बाईसाइकिल केस? Okay, a man throws a ball weighing 500 ग्राम vertically upward with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड. What will be its initial momentum? इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास ये है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। What would be its momentum at the highest point of the flight? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जब आप किसी बॉल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किए तो एक पॉइंट पे जा कर के रुक जाता है, उसके बाद ये नीचे आने लगता है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? रुक जाता है। इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उछालते हो तो एक पॉइंट पे ऊपर जा कर के उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्लाइट। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट पे क्या होगा? वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा। तो जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास कुछ भी रहे, अगर एक जीरो हो गया इसमें से, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अ कार इज मूविंग ऑन अ लेवल रोड। इफ द ड्राइवर टर्न्स ऑफ द इंजन ऑफ द कार's स्पीड डिक्रीजेज ग्रेजुअली एंड अल्टीमेटली इट कम्स टू अ स्टॉप. अ स्टूडेंट सेज दैट टू फोर्सेस एक्ट ऑन द कार विच ब्रिंग इट टू अ स्टॉप. देखिए अभी साइकिल वाला ही केस है, वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उस पर दो फोर्स लगता है,
साइकिल को कौन सा दो फोर्स रोक रहा था, एक था फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा था एयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट कह रहा है कि दो फोर्स उस पर लगता है जो कि क्या करता है, इसको स्टॉप कर देता है, रेस्ट में ला देता है। व्हाट कुड दिस फोर्स बी, ये फोर्स क्या हो सकता है, तो एक एयर रेजिस्टेंस हो गया और एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। विच ऑफ दिस टू फोर्सेस कंट्रीब्यूट मोर टू स्लो डाउन, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा कौन सा अपोजिंग फोर्स एग्जर्ट करता है, तो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में। एयर रेजिस्टेंस भी रोकता है पर उसका इंटेंसिटी उतना ज़्यादा नहीं होता। There are two type of forces, x and y. The forces belonging to type x can produce motion in a stationary object but cannot change the shape of the object. देखिए शेप चेंज नहीं कर रहा मतलब वो, और मोशन प्रोड्यूस कर रहा है मतलब वो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फोर्सेज बिलोंगिंग टू वाई कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन, वाई जो है मोशन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है बट शेप चेंज कर रहा है, तो ये बैलेंस फोर्स हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द जनरल नेम, तो एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स क्या कर रहा है, मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, शेप चेंज नहीं कर रहा, तो एक्स हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। और वाई जो है शेप चेंज कर रहा है बट मोशन नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो वाई हो जाएगा बैलेंस्ड फोर्स। चलिए अब हम लोग न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। देखिए ये मोमेंटम क्या है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन यहाँ पे आएगा ही। यहाँ कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का जो मतलब किसी बॉडी का मोमेंटम उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है जितना आप फोर्स लगाइएगा। अगर ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा, कम फोर्स लगाइएगा तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है कम चेंज होगा। और ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जितना फोर्स लगाइएगा उतना मोमेंटम चेंज होगा। तो आप लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी याद कर लीजिएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, ठीक है। तो फोर्स ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, इसका मतलब होता है कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी भी बढ़ेगा। अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है तो ए अगर बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, और अगर ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा और बी बढ़ेगा तो ए घटेगा। तो ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। बाय टाइम पे तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अगर रेट ऑफ चेंज है इसका मतलब कि वो टाइम से डिवाइड होगा वहाँ पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, तो चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो फोर्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम टेकन। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है ना, इसको अगर आप हटाइएगा ना तो एक कांस्टेंट पुट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसी कांस्टेंट को के से हम लोग डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट पुट होगा, कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, और इस केस में के का वैल्यू जो होता है 1 होता है, ठीक है। इस केस में के का वैल्यू 1 होता है। तो अब देखिए फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी यू। अब इसी को फर्दर आगे बढ़ाते हैं तो फोर्स इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है 1 है, तो इसको हटा देंगे यहाँ से। अब ये हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, यहाँ से मास कॉमन ले लेंगे। अभी देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम ये क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे इसके जगह एक्सेलरेशन पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से हम लोग क्या डिराइव किए हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड लॉ जो है यहाँ पे रिलेशन दे रहा है हम लोग को फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में। किसी बॉडी जिसका मास m है उसका फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन होगा वो कौन बताएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने डिराइव करा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, इट ऑल्सो गिव्स अस अ मेथड ऑफ मेजरिंग द
फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन जो होता है किसी बॉडी में वो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई एक बॉडी है जिसका मास सेम है, अगर आप इस पर फोर्स लगाइएगा तो इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी आ सकता है, मतलब इसका स्पीड बढ़ भी सकता है। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट ये मास जिसका मास सेम है ये ऑलरेडी मूव कर रहा है और आप इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है निगेटिव हो जाएगा। इट ऑल्सो गिव्स अस अ मेथड ऑफ मेजरिंग अ फोर्स। देखिए इसी फॉर्मूला से हम लोग फोर्स कैसे मेजर करेंगे ये भी पता चलता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसका मास सेम है तो मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाई मास इसी फॉर्मूला से। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये बोल रहे थे, देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर ए इस तरह लिखा हुआ है इसका मतलब ए जो है बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर इस तरह लिखा हुआ है तो ए जो है बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि जब ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि जब ए बढ़ेगा तो बी घटेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये एक्सेलरेशन जो है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाएगा उस पर आप सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या है उसका कम हो जाएगा। ठीक है, इफ़ मास ऑफ अ बॉडी इज हाल्व्ड देन एक्सेलरेशन विल गेट डबल्ड, और इफ़ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल देन एक्सेलरेशन विल बी हाफ। हम देखिए वही कह रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मास को आधा कर दीजिएगा, ठीक है, मास को हाफ कर दीजिएगा, फोर्स सेम रहना चाहिए, ठीक है, फोर्स मस्ट बी सेम। देखिए यहाँ पे फोर्स मस्ट बी सेम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास को आप हाफ कर दीजिएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास इस तरह कीजिएगा तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू फोर्स बाई मास। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, डबल हो गया। और कह रहा है इफ़ मास ऑफ बॉडी इज डबल्ड देन एक्सेलरेशन विल बी हाफ्ड। अगर मास ही यहाँ पे आप डबल कर दीजिएगा, ये 2m कर दीजिएगा, अगर मास को आप डबल कर दीजिएगा और फोर्स सेम रहेगा तो फोर्स इस केस में फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2m हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या है, ma। फोर्स तो आपने सेम ही रखा है ना, फोर्स तो चेंज किया नहीं है, तो एम ए ही होना चाहिए। तो इसको ए में करने के लिए क्या करना होगा, एक्सेलरेशन को अगर आप हाफ कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स ये एम ए हो जाएगा, 2 कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप मास को डबल कीजिएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और अगर मास हाफ होगा तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है उसको न्यूटन बोलते हैं। देखिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन बोलते हैं, इसी को न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, देखिए 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इफेक्टेड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। 1 न्यूटन हम लोग 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स होगा जो कि 1 किलोग्राम के बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, 1 न्यूटन वो फोर्स होगा जो कि 1 किलोग्राम के बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि डिफाइन 1 न्यूटन, तो सिंपली वही बताइएगा कि 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। नेक्स्ट है माइनस साइन ऑफ फोर्स इंडिकेट दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी इज इन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, यहाँ पे इज नहीं होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। माइनस फोर्स का मतलब होता है ना कि अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस पर माइनस फोर्स लगा, इसका मतलब ये जो फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। माइनस का मतलब ही होता है निगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन से। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते वक्त माइनस एफ लिखा हुआ रहेगा ना, माइनस फोर्स रहेगा ना, तो उस पर आप लोग समझ लीजिएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अपोजिट वो फोर्स लग रहा है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन देखते हैं। कैचिंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल, पहले प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। देखिए तो सेकेंड लॉ हम लोग को फोर्स का डेफिनेशन देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब जो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ये क्या होता है, ये फोर्स होता है।
तो मान लीजिए कि ये जो बॉल बहुत हाई स्पीड से आ रहा है इसके पास, इसका मतलब इसके पास मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो जब इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये अगर तुरंत यहाँ पे इसको कैच करके यहाँ पे स्टॉप कर लेगा, बॉल को हाथ पीछे नहीं करेगा, यहाँ पे स्टॉप कर लेगा, तो टाइम क्या होगा, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम अभी जो भी है यहाँ पे एम भी उससे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हाथ में आ जाएगा तो वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, जीरो, तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो जब ये एम भी से आ रहा है और इसको तुरंत ये कैच करके हाथ यहाँ पे अपना रख लेगा, तो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत कम टाइम में क्या हो जाएगा, एम भी से जीरो हो जाएगा मोमेंटम। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एम भी से जीरो बहुत शॉर्ट पीरियड में हुआ, मतलब टाइम जो है बहुत कम हो जाएगा, बहुत लिटिल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हो जाएगा, मे बी 0.1 सेकेंड इस टाइप का कुछ टाइम हो जाएगा। तो जितना कम टाइम रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स सप्लाई होगा। चेंज इन मोमेंटम भी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, और टाइम जो यहाँ पे टेकिंग टाइम, जो बॉल को जो स्टॉप करने में, जो मोमेंटम को एम भी से जीरो होने में जो टाइम लग रहा है वो बहुत कम टाइम है, जिसकी वजह से फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फोर्स बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, हाथ पे चोट लगने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, इंजरी हो सकता है हाथ में। पर जब इस तरह से बॉल आता है और कोई प्लेयर इसको पकड़ के, मतलब कैच करने के बाद धीरे धीरे अपना हाथ नीचे लाता है, तो जो बॉल का मोमेंटम जो है ना, अब इस पॉइंट पे आकर के जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे एम भी है और यहाँ पे आकर के जीरो हो जाता है। बॉल जब यहाँ पे आया तो इस वक्त इसका मोमेंटम एम भी था और यहाँ पे आने के बाद जीरो हुआ, मतलब इसके बीच में ना कुछ टाइम पीरियड का इंटरवल हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि 2 सेकंड या 3 सेकंड क्या हो जाता है, टाइम मिल जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम तो उतना ही रहता है, चेंज इन मोमेंटम उतना ही रहता है, पर टाइम जो है ना ज़्यादा हो जाता है। तो टाइम ज़्यादा होने की वजह से ना फोर्स क्या होता है, कम होता है। तो इस केस में फोर्स जो अप्लाई होता है इसके हैंड पे वो कम होता है, जिसकी वजह से इंजरी का चांस कम हो जाता है, ठीक है। सेकेंड है, इन केस ऑफ हाई जंपर, अ हाई जंपिंग एथलीट इज प्रोवाइडेड इधर अ कुशन और अ हिप ऑफ सैंड। देखिए जो कूदने वाला जो एथलीट जो जंप करता है, तो देखिए कि जहाँ पे उसको जंप करना होता है ना, वहाँ पे पूरा इस तरह से सैंड बिछाया हुआ रहता है। तो ये भी टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए किया रहता है। अगर मान लो एक कॉन्क्रीट रहता और जंपर यहाँ पे आकर के इस तरह से गिरता, तो क्या होता, यहाँ पे तुरंत इसका वेलोसिटी क्या हो जाता, जीरो हो जाता। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी, अभी इसका जो जंपर का मास रहता और जो वेलोसिटी रहता वो इसका मोमेंटम हो जाएगा, और यहाँ पे मोमेंटम तुरंत भर में वेलोसिटी जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका पैर भी टूट सकता है या फिर इंजरी हो सकता है, सीवर इंजरी हो सकता है। पर यहाँ पे जब सैंड बिछाया हुआ रहता है ना, तो जैसे ही इस पर जंप करता है ना, तो जैसे ही एथलीट इस पर जंप करता है तो सैंड जो है बैकवर्ड पुश होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से सॉकर का काम, सॉकर का नहीं, स्पॉन्ज टाइप का ये काम करता है, जिसकी वजह से जो मोमेंटम का जो जीरो होने में जो टाइम लगता है वो ड्यूरेशन जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जब ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से फोर्स कम हो जाता है। थर्ड है यूज ऑफ सीट बेल्ट इन अ कार। कार में सीट बेल्ट का जो यूज़ होता है वो किस तरह से इंजरी से प्रिवेंट करता है। ये देखिए, इस फर्स्ट केस में सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए, तो जैसे ही कार स्टॉप होता है तो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से क्या होता है, ये मोशन में इसका पूरा बॉडी पार्ट रहता है, तो ये आगे की तरफ मूव करता है, आगे की तरफ इसको जर्क मिलता है और आगे सामने किसी भी चीज़ पे लग करके इसके सर में चोट लग सकता है। पर ये तुरंत होता है, जैसे ही गाड़ी स्टॉप होता है ना, ये आगे की तरफ ये क्या होता है, फॉल कर जाता है। पर अगर सीट बेल्ट लगा हुआ होता है ना, तो ये आगे की तरफ फॉल तो करता है, क्योंकि ये जो बेल्ट है थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। पर ये आगे की तरफ जो ये फॉल करता है ना, तो इसके फॉल करने में टाइम ड्यूरेशन जो है बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो सीट बेल्ट है इसको पकड़े हुए रहता है, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रेच होता है वैसे वैसे ये आगे जाता है, तो ड्यूरेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत कम हो जाता है, तो फोर्स इस केस में कम हो जाता है और ये इंजरी से बच जाता है। देखिए बाकी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और ऐसे अगर कहीं डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Whenever one body exert a force on another body, the second body exert an equal and opposite force on the first body। कह रहा है कि जब ये मान लीजिए कि वॉल है, इस पर जब आप फोर्स लगाइएगा इधर से, ये मान लीजिए कि कोई आदमी है, ये इसको पुश कर रहा है, तो जितना
फोर्स के साथ इसको पुश करेगा ना वॉल को, उतना ही फोर्स के साथ वॉल भी जो है इस आदमी को पुश करेगा इस डायरेक्शन में। मतलब आप ऐसे समझिए, अगर ये फुटबॉल है और कोई आदमी अगर इसको किक कर रहा है ना, तो जितना फोर्स के साथ ये आदमी बॉल को किक करेगा उतना ही फोर्स जो है बॉल भी आदमी पे लगाएगा। ठीक है। जब आप अपने फिस्ट से, मुक्के से वाल पे मारते हैं तो आपको भी पेन फील होता होगा, क्योंकि वाल जो है आपके फिस्ट पे भी उतना ही फोर्स अप्लाई करता है जितना कि आप वाल पे करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि जब एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है ना, तो उसी अमाउंट में जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फोर्स अदर बॉडी जो है फर्स्ट बॉडी पे लगाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। अगर आप वाल को इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो वाल जो है आप पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो एवरी एक्शन होता है, जो पहला बॉडी जो फोर्स लगा रहा है वो एक्शन होता है। ठीक है। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो अदर बॉडी जो एक्शन जो हुआ, आपने जो वाल पे फोर्स लगाया ये एक्शन हुआ, और जो वाल आप पे फोर्स लगाया ये रिएक्शन हुआ। तो ये जो एक्शन जो होता है ना, रिएक्शन के इक्वल होता है और अपोजिट होता है। एक्शन देख लीजिए कि मान लीजिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा। अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो वाल भी आप पे 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। तो वही है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना भी एक्शन होता है उसका बराबर में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। एक्शन फोर्सेस एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्टेड ऑन टू डिफरेंट बॉडीज बट दे एक्ट साइमल्टेनियसली। देखिए, एक्शन और रिएक्शन जो है ना दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है, दोनों फोर्स इक्वल होता है, अपोजिट होता है, बट लगता है दोनों अलग अलग बॉडी पे। ये वाल है, आप इधर से इसको किक करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपने जो फोर्स लगाया आपने वाल पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो आपका फोर्स वाल पे लगा। ये मान लीजिए कि ए जो है वाल को किक किया, तो ए का जो फोर्स है ना ये अप्लाई हुआ वाल पे, पर वाल जो उसके रिएक्शन में जो फोर्स लगाएगा वो लगेगा ए पे, तो वाल का जो रिएक्शन फोर्स होगा वो लगेगा ए पे, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। तो ए फोर्स लगाया 10 न्यूटन का मान लीजिए वाल पे, तो वाल क्या करेगा, वाल यही 10 न्यूटन का फोर्स क्या करेगा, 10 न्यूटन का नहीं, -10 न्यूटन का अपोजिट, निगेटिव फोर्स क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन शो करता है, तो -10 न्यूटन का फोर्स किस पे अप्लाई करेगा, ये ए पे करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फोर्स जो है, एक्शन फोर्स लग रहा है वाल पे, रिएक्शन फोर्स लग रहा है ए पे, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डायरेक्शन यहाँ पे दोनों का अपोजिट है। ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। देखिए ये आदमी, कोई भी आदमी, हम लोग कैसे चल पाते हैं ग्राउंड पे, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने पैर से ये जो मूव कर रहा है, ये देखिए बैक जो पैर पीछे होता है ना उससे होता है। ये जो अगर हम लोग को आगे मूव करना होता है, कोई भी आदमी आगे मूव करता है, तो अपने इस पैर से क्या करता है, धरती को ना ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करता है, और जब ये ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करता है तो ग्राउंड जो है आदमी को आगे की तरफ पुश कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी आदमी चलने लगता है। ठीक है। अगर आप इसको पुश नहीं कीजिएगा ना बैकवर्ड, तो आपका पैर आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो चलने में भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स का यूज होता है। यहाँ देखिए, आदमी जो है ग्राउंड पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और ग्राउंड जो है आदमी पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और इस तरह आदमी चलने लगता है। सेकंड है रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखिए, जब आप ट्रिगर यहाँ पे प्रेस करते हैं तो ये जो बहुत फास्ट मोशन से क्या करता है, ये जो बुलेट है ना यहाँ पे इसको हिट करता है, बहुत फास्ट स्पीड से इसको हिट करता है। तो बहुत फास्ट स्पीड होने के कारण क्या होता है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, और वही मोमेंटम क्या होता है, इसको मिल जाता है बुलेट को, तो बुलेट बहुत फास्ट स्पीड से आगे जाने लगता है। ठीक है। और यहाँ पे जो हिट करता है ना बुलेट को, तो बुलेट भी इसको बैक हिट करता है, हिट बैक करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। जब ये बुलेट को हिट करता है, मान लीजिए कि कोई एफ फोर्स से, तो बुलेट भी है इस पर -F फोर्स एग्जर्ट करता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब कोई भी राइफल से बुलेट को छोड़ता है तो राइफल क्या होता है, बैकवर्ड झटका देता है। इसीलिए इसको जो भी ऑपरेट करता है राइफल को, वो इसको क्या करता है, कंधे पे रख करके ऑपरेट करता है, ताकि जर्क कम फील हो।
ट्रिगर दबाने पे बुलेट तो आगे चला जाता है और उसी बुलेट भी सेम फोर्स लगाता है गन पे, जिसकी वजह से गन पीछे की ओर मूव करता है। फ्लाइंग ऑफ जेट, एरोप्लेन एंड रॉकेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बलून का एक एग्जांपल दिया हुआ है। बलून में हवा भर करके अगर आप इसको छोड़िएगा ना, तो यहाँ से बलून से हवा क्या होता है, निकलने लगता है, जो कि नीचे की तरफ फोर्स लगाने लगता है। ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लगाने लगता है और बदले में क्या होता है, एयर जो है यहाँ पे वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से बलून जो है ऊपर जाने लगता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, बलून में हवा भर लीजिएगा और बलून को आप छोड़ दीजिएगा, तो जैसे ही आप बलून को छोड़िएगा ना, बलून ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। अगर आप बलून को इस डायरेक्शन में अगर छोड़िएगा इस तरह, तो बलून ऊपर मूव करने लगेगा। और अगर आप बलून को इस तरह से छोड़िएगा ना, तो ये एयर प्रेशर जो है इधर लगता है और इस केस में बलून क्या होगा, इस साइड में मूव करने लगेगा। यही होता है सेम रॉकेट में भी। यहाँ पे जो एग्जॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा नीचे की ओर प्रेशर लगाता है, बहुत फास्ट स्पीड से एग्जॉस्ट मतलब जो फ्यूल बर्न होता है, तो जो इससे गैस निकलता है वो बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आने लगता है, बहुत फास्ट स्पीड से। और उसी की वजह से क्या होता है, ये जो फोर्स यहाँ पे लगता है ना, उसी का रिएक्शन फोर्स इस रॉकेट को ऊपर भेजने लगता है। मतलब इतना फास्ट स्पीड से ये नीचे जाता है ना, एग्जॉस्ट बहुत फास्ट स्पीड होता है, जिसकी वजह से मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वही अपोजिट मोमेंटम किसको मिल जाता है, रॉकेट को मिल जाता है, रिएक्शन की वजह से, जिसकी वजह से रॉकेट क्या होता है, फॉरवर्ड मूव कर जाता है और ये ऊपर चला जाता है। बोट एंड शिप। देखिए, जब आप भी बोट से नीचे उतरते हैं, बोट से जब आप ग्राउंड पे आते हैं, तो आप देखे होंगे आप बोट को पीछे पुश करते हैं, जिसकी वजह से बोट आपको फॉरवर्ड पुश करता है और आप आगे जंप कर जाते हैं। आप बोट से जब भी उतरिएगा ना, तो देखिएगा जैसे ही आप उतरिएगा ना, तो बोट थोड़ा पीछे की ओर जाता है। तो वो पीछे की ओर इसलिए जाता है क्योंकि आपने यहाँ पे बैक डायरेक्शन में इसको पुश किए हुए रहते हैं, जिसकी वजह से बैक चला जाता है और आप फॉरवर्ड चले आते हैं रिएक्शन फोर्स की वजह से। ये चप्पू केस में भी वही होता है। जो चप्पू जो है, ये पानी को इधर से ऐसे ऐसे बैकवर्ड काटते रहता है। ये देखिए, लेडी जो है इस तरह से हैंड को घुमाते रहेगी और ये पानी क्या है, इस चप्पू से पीछे की ओर जाते, पानी को ये चप्पू से पीछे की ओर धक्का देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो है आगे की तरफ धक्का देता है और ये बोट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो वीडियो 33 मिनट का हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और एंड कहीं कोई क्वेरी आ रहा है तो कमेंट में पूछिएगा। एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।